हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1। ठीक है। पिछली क्लासेस का अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने उसमें कवर कर लिया था कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से क्लासिफाई की जाती है इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और उसके बारे में एक हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली थी। साथ में हमने कवर किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसका मेन एजेंडा था कि प्रॉफिट कमाना सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। प्रॉफिट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव, बट उसके साथ साथ बहुत और सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमने कैटेगराइज किया था इनटू इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस से। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। देखो, आज मैं दो टैब्स खोल रहा हूं। ठीक है। क्यों? एक शॉर्ट रिकैप के लिए मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी खुद की बुक बनाई है बेसिस योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक के हर एक वर्ड्स को, हर एक चीज को, कंसेप्ट को कवर करते हुए ही ये अपना बुक मैंने बनाया है। ठीक है। तो आज हम इसके थ्रू आपको दिखाएंगे, कवर करेंगे कौन कौन से प्रोस्पेक्ट, जितने हमने कवर कर लिए उनको लिखना कितना कैसे होता है वो समझाने के लिए मैं ये पीडीएफ स्टार्ट कर रहा। देखो, इसमें मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी, बिजनेस जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी डेफिनेशन किस तरीके से आप लिखोगे। देखो, डेफिनेशन को भले लोग एक लाइन में लिख देते हैं, बट मैं अगर इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिखा हूं तो मुझे, क्योंकि ये बेस्ट आपका प्रेजेंटेशन लगता है, सबकी तरीके कॉमन सा नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है। आपको अगर पसंद आए तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी या कह लो एक ऑक्यूपेशन है जहां पर जो इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग या प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। ऑन रेगुलर बेसिस ये करना होता है। ठीक है। अच्छा, ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है बिजी वर्ड से। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया आपको एक्टिविटीज कितने तरीके की होती हैं, मेजरली इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज को कहा जाएगा जिसका मोटिव होगा प्रॉफिट को, लाइवलीहुड को अर्न करना। मैंने उसका मेजर कैटेगरी आपको बता दिया है, और नॉन इकोनॉमिक का भी मैंने वहां पर सेंस बता दिया है। ठीक है। फिर मैंने आया कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे लिख सकते हो, एटलीस्ट आप हेडिंग डालो, 3 बुलेट पॉइंट्स में कम से कम 3 पॉइंट्स को समझाया करो। ठीक है। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये देगा। ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये उसका एक फीचर है। तो सबसे पहले आप ये फीचर को समझाओगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो मैंने वही समझाया पहले पॉइंट में, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। फिर मैंने बोला क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। अच्छा, और ये भी मैंने बताया कि वो नॉन इकोनॉमिक क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस करते वक्त हम लव केयर अफेक्शन से नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया आपको दूसरा फीचर कि हर एक बिजनेस आइदर प्रोडक्शन में या बाइंग एंड सेलिंग में लगा होता है। प्रोडक्शन वाले को हम कौन सा बिजनेस कहते हैं? ध्यान से सुनना। देखो, यहां में लिखा है हर बिजनेस इन्वॉल्व है, चाहे प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ सर्विस। अगर बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हम उसको कौन सा बिजनेस कहते हैं? यहां मैं लिख देता हूं, उसको हम लोग कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक। और अगर वो बाई एंड सेल कर रहा है तो उसको हम कैसा बिजनेस कहेंगे? ट्रेडिंग का बिजनेस। क्लियर? वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने फिर बताया था कि हर एक बिजनेस का मोटो होता है सेल करना। अच्छा, सेल वो डायरेक्टली भी करता है या इनडायरेक्टली भी करता है। अभी मैं इन दोनों का भी मतलब आपको समझाऊंगा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो
गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है। अच्छा, गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड नॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। जब हम गुड्स बनाते हैं तो एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव पर्सनल कंजम्पशन नहीं होता, बेचने के ऑब्जेक्टिव से वो लाता है, बनाता है, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल किए जाते हैं वो अल्टीमेट कस्टमर को किए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर, अभी मैं एक इसी में बोला ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पर्सनल कंजम्पशन वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने 4 पॉइंट्स यहां दिए। देखो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब क्या होता है। जब हम सेल करते हैं किसी भी चीज का, तो मैं यहां पर बताता हूं। देखो, ये है मान लो मैन्युफैक्चरर, वो सेल करेगा होलसेलर को, वो सेल करेगा रिटेलर को, वो सेल करेगा कंज्यूमर को। जनरली ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल होती है ना, ये जो बीच की सेल है, इन सेल को हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेल्स, और इसको हम कहते हैं फाइनल सेल्स। ये भी तो सेल कर रहा है ना भाई, मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। तो भाई दो तरीके की सेल है, क्या, इंटरमीडिएट या फाइनल। तो मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्टली बोले तो किसको सेल कर रहा है, होलसेलर को। इनडायरेक्टली वो किसको कर रहा है, कंज्यूमर को। तो ये दोनों वर्ड मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो वही मैंने लिखा है कि बिजनेस ये जो बाइंग एंड सेलिंग या प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन ये सब जो काम कर रहा है वो रेगुलर बेसिस पे करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक बार हुई है तो हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस बेसिस पर करेंगे तब। अच्छा, मैंने ये भी बात आपको बताई थी बहुत, अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा भी अगर जोर डालोगे, आपको ये याद होगा कि मैंने आपको बताया था रेगुलर बेसिस का मीनिंग डेली बेसिस नहीं होता, ठीक है। इस बात को याद रखना। प्रॉफिट अर्निंग मैंने बताया था कि हर एक बिजनेस जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो उसका एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। और मैंने बताया था कि कोई भी बिजनेस ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। आप यहां भी लिख सकते हो कि प्रॉफिट को कमाने के दो खास रीजन होते हैं, कॉस्ट को कवर करना और रिस्क को बियर करना। नेक्स्ट है प्रॉफिट नेसेसरी होता है हर एक बिजनेस को उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहीं पर मैं बता दूं। प्रॉफिट सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से निकलता है, बचपन से पढ़े आ रहे हो आप, उसको यहां लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया था कि भाई पैसा लगाया है तो वो पैसा निकल कर आ जाएगा वापस या डूब जाएगा, ठीक है, ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये किसी को पता नहीं है। तो वही है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आपने लगा दिया है तो वो रिटर्न देगा ही देगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये हमने सारे ही इसके कवर कर लिए फीचर्स, ठीक है। फिर मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन को मैंने बहुत डिटेल में कराया है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आप किस तरीके से लिखोगे। मैंने यहाँ पर हर एक चीज लिख दी है। अब यहां से चालू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का क्लासिफिकेशन आज हम सीखने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। बिजनेस का क्लासिफिकेशन के लिए मैं एनसीईआरटी बुक का यूज करने जा रहा हूं अभी, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ये चार्ट में बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता, इसलिए मैंने ये चार्ट को डायरेक्ट यहां से उठा लिया है एनसीईआरटी से, ठीक है। ये मेरा बनाया चार्ट नहीं है भाई, ठीक। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये पूरा पूरा एनसीईआरटी का बनाया हुआ है, ठीक है। मैं सिर्फ इसका यूज करने जा रहा हूं आज। अब देखो, आप इस चार्ट को ध्यान से देखते रहो और फिर मैं आपको सामने की भी चीजें समझाते चलूंगा। चार्ट पहले मैं ब्रीफ बता देता हूं। अच्छा, इसके साइड में मैंने आपको क्या, कितना, कैसे लिखना है, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह देकर बहुत क्लियरली समझाया है, ठीक है। तो मैं कुछ देर के लिए इसको सेट असाइड करके इसको मैं फुल स्क्रीन लेके चलता हूं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, हम एक कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट का नाम है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अब पहले तो हमने समझा बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है दो मेजर हेड में, एक का नाम है इंडस्ट्री और एक का नाम है कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है ये पहले समझते हैं।
अच्छा, आपके लिए मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है, बट फिर भी शायद आप पढ़ के भी ना समझ पाओ। कॉमर्स एक स्ट्रीम होती है, उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा? अकाउंट, बिज़नेस इकोनॉमिक्स, और यहाँ लिख रहा है कि बिज़नेस के अंदर आता है कॉमर्स। तो आपका सवाल आपके लिए रहा, बिज़नेस ज़्यादा बड़ा है या कॉमर्स ज़्यादा बड़ा है? ये नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताना, ठीक है? ओके, तो मेरे को तो पता है थोड़ा बहुत, मैं वो आपको ज़रूर बता दूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, ठीक है? कि बिज़नेस बड़ा है या कॉमर्स? अच्छा, अब आते हैं बात इंडस्ट्री पे, ठीक है? इंडस्ट्री वर्ड यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इंडस्ट्री का क्या काम होता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री क्या काम करता है, तो बहुत ईज़ी सा आंसर है, ध्यान से सुनना देखो। इंडस्ट्री का मतलब होता है वो एरिया, या कह लो वो जगह है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक ही काम है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदल देना। ठीक है, रॉ मटेरियल, RM, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, या क्या कौन करता है? इंडस्ट्री। इतना बात समझ में आया? तो इंडस्ट्री का मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाला जगह, ठीक है? अच्छा, और एक बार इंडस्ट्री ने कोई चीज को बना दिया तो वो इंडस्ट्री में ही पड़ी रह जाएगी, तो उसका यूज नहीं होगा, सेल नहीं होगा, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं ये बात बोलूं कि प्रोड्यूसर जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पर जो बैठे हैं, दे आर एक्चुअली दी प्रोड्यूसर, या कह लो मैन्युफैक्चरर, ठीक है? ये पर्सन लोग होते हैं, ठीक है? तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ये जो यहां तक का फ्लो क्रिएट करता है ना, ये जो चेन, ये जो गैप को ब्रिज करने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स, ठीक है? तो इंडस्ट्री मतलब जो फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, वो कहलाएगा इंडस्ट्री। और जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक इन्हीं इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट्स को ले जाकर पहुंचा देगा, या वहां तक अवेलेबल करा देगा, उस फ्लो को क्रिएट करने वाले प्रोसेस को, या उस एक्टिविटी को हम कॉमर्स कहते हैं, ठीक है? एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्प डेफिनेशन से अगर चल रहे हैं तो। अब एक चीज ध्यान से समझना, इंडस्ट्री के तीन तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, ठीक है? प्राइमरी को कई बार कंफ्यूज किया जाता है या कह दिया जाता है एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर डायरेक्ट यहां पर बोल देना थोड़ा गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, ना उसके बाद आप बताना एग्रीकल्चर बोलना चाहते हो या नहीं बोलना चाहते हो, ठीक है? बट जनरल लेमैन लैंग्वेज में एग्रीकल्चर, ठीक है? अब प्राइमरी के अंदर आपको दिख रहा होगा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। पहले मैं इन दोनों को समझाऊंगा ना, तो आप प्राइमरी खुद समझ जाओगे। एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक, देखो एक्सट्रैक्टिव किस वर्ड से बना है? एक्सट्रैक्ट, यानी कि वो इंडस्ट्री जो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, इसमें इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, या कह लो नेचुरल रिसोर्सेस फ्रॉम द नेचर। जो नेचर से मिनरल्स या नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में लगे हुए हैं, हर उस तरीके के काम करने वाली इंडस्ट्री को हम कौन सी इंडस्ट्री कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बेस्ट एग्जांपल, कोयला निकालने के माइंस को आप जानते हो, वो क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं कोयले को। कोयला एक नेचुरल सब्सटेंस है ना, एक मिनरल है ना, नेचर का दिया गिफ्ट है ना, उसको निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। दे आर पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जैसे मैं अगर आपको बोलूं, तो कई ऐसे अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं रबर,
या मैं आपको बोल दूं, आप ये जो जेल ग्लू वगैरह करते हो, निकालते हो, तो ये सारे भी क्या करते हैं पेड़ों में से, और ये सब रबर, ये सब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना, तो ये भी कहाँ के पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव। तो हर वो इंडस्ट्री, ऐसे सीधे समझ लो, जो नेचर से नेचुरल रिसोर्सेस मिनरल्स को निकालने में लगा हुआ हो, तरीका कोई भी हो, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव। यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे पेड़ पौधों, जमीनों, पानी, ये सारे चीजों का यूज करके इनसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करने की मिनरल्स की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रैक्टिव कहलाएंगे। इतना बात क्लियर, मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको बता दिया। नेक्स्ट है जेनेटिक। वर्ड कहां से आया है, जेनेटिक वर्ड आया है जीन्स से, और जीन्स किसके अंदर मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस के, एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक वर्ड अगर मैं बोलूं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके साइड में, बाद में मैं आपको इलाबोरेटेड भी बता दूंगा। जेनेटिक वर्ड आया है जीन्स से, यानी कि वो इंडस्ट्री विच डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रोड्यूस। फॉर देयर प्रोड्यूस कहने का मतलब उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, या कह लो वो जो चाहते हैं, जो उनका प्रोडक्ट है, वो जो उनका प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो कहां से निकल कर आएगा। जैसे अभी हमने देखा था, वो कहां एक्सट्रैक्टिव कहां से निकाले थे, नेचर से। ये कहां से निकाल रहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, यानी ये डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल मैं बेस्ट देता हूं आपको, जितने भी पोल्ट्री फार्म है, जितने भी फिश हैचरीज हैं, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री कराकर आप इतने अच्छे अच्छे ब्रीड्स के कुत्ते, बिल्लियां पालते हो, ठीक है, वो सारे भी पेट्स। ठीक है, अच्छा, हॉर्स वगैरह एंड ऑल। ठीक, नेक्स्ट, और अगर मैं बात बोलूं, और एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको पता होगा कि शीप के अंदर से वुल वाला जो निकालने का है फैब्रिक, वो सारी चीज, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने प्रोड्यूस को निकालने के लिए, अपने प्रोडक्ट को निकालने के लिए, तो वो सारे ही कैटेगराइज हो जाते हैं किसके अंदर, हमारे जेनेटिक के अंदर। अब आप अपने से लॉजिक बताओ, नेक्स्ट क्लास में ये बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूध वाला किस इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अच्छा, उससे पहले अब आपको मैं बता दूं कि प्राइमरी इंडस्ट्री अगर आपको कोई पूछे कि क्या है उसकी डेफिनेशन या कैसे लिखा जा सकता है, तो आप क्या उसे ये नहीं कह सकते, those industries which are either involved in extraction of mineral from the nature or depends on living organism for their produce। यानी अब आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक को जोड़कर डेफिनेशन बना दे रहे हो प्राइमरी इंडस्ट्री का। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो आइदर नेचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन में करते हो, या वो डिपेंड हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो वो सारे इंडस्ट्री आ जाते हैं प्राइमरी की कैटेगरी में। ठीक है, डेफिनेशन याद नहीं करना होता है, कंसेप्चुअली बना सकते हो आप। अब आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी को 99% लोग मैन्युफैक्चरिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, आप भी बोल देते हो, बट जनरली यूज होता है वो। सेकेंडरी के अंदर फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं। अभी सेकेंडरी की डेफिनेशन कैसे बनेगी वो बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग यानी मैन्युफैक्चर वर्ड का ही मतलब होता है, बहुत ध्यान से समझना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब कहोगे सर आपने इंडस्ट्री को ही बताया, इंडस्ट्री को ही बोला कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। बेटा इंडस्ट्री का एक्चुअल जो 99% का केस है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, ये सारा जो भी चीज किया जा रहा है ना, ये अपने रॉ फॉर्म से एक फिनिश्ड फॉर्म में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम मेजर के हिसाब से डेफिनेशन को डिफाइन किए हैं वहां। ठीक है, ओके, अच्छा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और जो ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में लगे हैं, दे विल बी टर्म्ड एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अच्छा, और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हैं,
ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो वर्ड से बना है, इंफ्रा और स्ट्रक्चर। इंफ्रा का मतलब होता है अंदर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी एक चीज का बना हुआ फिजिकल शेप या स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे शेप्स या ऐसे बिल्डिंग्स या कोई भी चीज जिनका जो बेस है ना, जिसकी बुनियाद जो है, वो जिसकी फाउंडेशन बिलो द अर्थ से शुरू होती है, अर्थ क्रस्ट के अंदर से शुरू होती है, अर्थ के अंदर से शुरू होती है, जमीन से जुड़ा होता है, उनको यूजुअली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, रोड कहां से जुड़ा होता है भाई, उसका जो बेस या लेयर जो फॉर्म होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, वो होता है हमारे लैंड से कनेक्टेड, अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग, बुनियाद कितनी उसकी नींव बनाने के लिए की जाती है। अगर रेलवे ट्रैक की बात करोगे, ब्रिज वगैरह की बात करोगे, ठीक है, इवन टावर्स वगैरह की बात करोगे, आप सोच कर देखो, जनरल 99% ये जो वर्ड का यूसेज होता है वो इस वे से होता है। तो ये जो काम बनाने में कर रहे हैं, रोड, डैम, ब्रिज, हाईवे, ये सब जो बन रहे हैं ना, ये सारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के पार्ट बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब और आगे चलते हैं। अब आया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चार। अब ये कुछ नहीं है, ये क्या है, मैंने बोला मैन्युफैक्चर का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स करना। ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के बीच का ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ना अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और इन अलग अलग तरीके से इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के प्रोसेस के हिसाब से हमने उसको चार मेजर हेडिंग में बांटा है। अब देखना, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कुछ इसी तरीके से तो बनते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, पहला है एनालिटिकल, ठीक है, देन है सिंथेटिकल, देन है प्रोसेसिंग एंड देन है असेंबलिंग। एनालिटिकल वर्ड से आया है, ध्यान से सुनना, एनालिटिकल वर्ड आया है एनालिटिक्स से, एनालिटिक्स वर्ड आया है एनालाइज से। और हम कहते हैं किसी चीज को एनालाइज करना हो, बहुत अच्छे से समझना हो, तो टीचर क्या बोलते हैं, अगर इसको अच्छे से समझना है तो इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ो, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ लो, छोटे छोटे पार्ट को स्टडी करो, है ना। तो एनालिटिक्स, एनालाइज करने का मतलब तोड़ तोड़ कर समझना। तो ये क्या करता है, अपने रॉ मटेरियल को तोड़कर फिनिश गुड्स बना देता है। ध्यान सुनना, अपने एक रॉ मटेरियल को तोड़कर फिनिश गुड्स बना देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों ने क्लास 9 की केमिस्ट्री में भी ये चीज को किया है कि अगर हम क्रूड ऑयल को, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्रूड ऑयल को जब हम उस बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल कर देते हैं, उस लेवल तक टेम्परेचर आ जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उसी क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, सब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस में बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऑयल एक ही क्रूड ऑयल रहता है, उससे अलग अलग ऑयल्स निकल आते हैं। शायद आपने ये देखा होगा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा। ठीक, ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसके अंदर में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के एनालिटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे। मैंने लाइव आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से होता है। अच्छा, जो आप लोग इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हो, सबसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, वैसलीन जेल वगैरह ये जो लगाते हो ना, ये भी पेट्रोलियम जेली का एक प्रोडक्ट है, ये भी इन्हीं एनालिटिकल इंडस्ट्री से बनकर आता है। ठीक है, तो ऐसे जो जेली प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, जो ऑयल सिक्रेट करते हैं, जो सूखने से बचाते हैं और इस तरीके का मॉइस्चर कंटेंट, वो जनरली वो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। जनरली, मैं सबका एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट जितना मैं जानता हूं, तो वैसे एक्सट्रैक्ट करने का ऑयल को, ये इस तरीके से करने का, स्प्लिट करने का, तोड़कर, अगर रॉ मटेरियल को तोड़कर फिनिश गुड्स बना दिया, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूं कि रॉ मटेरियल को ब्रेक करके क्या बना देते हैं, फिनिश गुड्स। अगर ऐसा करते हो तो कौन सी इंडस्ट्री कहलाओगे आप, एनालिटिकल। ठीक है, सिंथेटिकल, बहुत ध्यान सुनना, सिंथेटिक, सिंथेटिक वर्ड आता है कहीं ना कहीं, इट इज कनेक्टेड टू केमिकल्स, सिंथेटिक है।
ठीक है, समवेयर कनेक्टेड टू केमिकल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने केमिकल सब्सटेंस का यूज करके, एक बात याद रखना, अलग अलग प्रपोर्शन में, अलग अलग प्रोपोर्शन होता है केमिकल का बहुत तगड़ा। ठीक है, सब केमिकल सब्सटेंस के प्रोपोर्शन के हिसाब से इसको मिक्स करके, ठीक है, यानी इनका एक तरीके से कहो, ये केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर ये क्या क्रिएट कर देते हैं, फिनिश गुड्स। केमिकल कॉम्पोजिशंस को मिक्स करने के यूज से इनका फिनिश गुड्स तैयार होता है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट का जो होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि सीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, जिप्सम एंड ऑल। तो वो सारा केमिकल प्रोसेस से होकर गुजर कर अलग अलग प्रोपोर्शन में बनाता है, वो है हमारा सिंथेटिक। और जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें, जिनमें केमिकल सब्सटेंसेस का प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, वो होते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री, यानी कि यहां पर जो इनके रॉ मटेरियल्स होंगे वो केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू मिक्स किए जाएंगे टू फॉर्म अ फिनिश गुड्स। क्लियर। अब आते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है कि हर वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एक से ज्यादा, मतलब ज्यादा लेयर ऑफ प्रोसेसेस से गुजर कर फिनिश गुड्स बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, यहां पर अगर मैं बोलूं तो, अगर एक वो कॉटन की बात करूं, तो कॉटन से वो क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। ठीक, फिर थ्रेड से वो क्या बनाते हैं, यान बनाएंगे। यान से वो क्या बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे। यानी कि कॉटन वॉज दी रॉ मटेरियल, इस पे P1 प्रोसेस 1 लगाया गया, इस पे P2 प्रोसेस 2 लगाया गया, और फिर निकल कर आया फिनिश गुड्स। यानी पहले कॉटन होगा, उसको प्रोसेस करके थ्रेड्स पतले बनाएंगे, उन थ्रेड्स को जोड़कर यान यानी क्लोथ का वो कपड़ा टुकड़ा बनाएंगे। ठीक है, और उसको स्टिच वगैरह करके क्लोथ्स बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, देखो, कॉटन, फिर थ्रेड, फिर यान, फिर फिनिश गुड्स, यानी कि इनके हर एक प्रोसेस पर अगर मैं बोलूं तो एक तरीके का फिनिश गुड्स भी बन रहा है। अपने में थ्रेड भी एक फिनिश गुड्स है, अपने में यान भी एक फिनिश गुड्स जैसा काम करता है, और अपने में क्लोथ भी एक फिनिश गुड्स जैसा काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा है कि इनके जो रॉ मटेरियल है, दे अंडरगो वेरियस प्रोसेसेस टू बिकम फिनिश गुड्स। तो ऐसा जहां पर प्रोसेस से होकर रॉ रॉ मटेरियल गुजरता है। अब ये मत कहना कि सर जेली भी बनता होगा तो पहले ये मिक्स करते होंगे, फिर वो मिक्स करते होंगे, फिर वो मिक्स करते होंगे। बेटा, जेल, मान लो एक क्रीम बन रही है, उसमें एक चीज मिक्स किया, बस उतने से लगा लोगे नहीं, दूसरी चीज लगा लोगे नहीं। तो एक सेंस रखना इसमें थोड़ा सा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे जब ये जाते हैं ना, अलग अलग प्रोसेस पे भी इनके अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, और इनके फर्दर लास्ट स्टेप पे भी एक फिनिश गुड्स बन जाता है। यानी हर एक स्टेप पे देखोगे तो एक तरीके का फिनिश गुड्स वो क्रिएट करते ही जाते हैं। इसका और एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, शुगर। ठीक है, शुगर जब बनता है, ठीक है, शुगर जब बनता है तो उसमें भी क्या होगा, उसके लिए भी गन्ने का, ठीक है, यूज किया जाएगा, रस निकाला जाएगा, वो सब को बॉयल और ये सारा चीज किया जाएगा। मोलासेस भी उसमें से निकलते हैं, मोलासेस। ठीक है, और उसके यूज से जैगरी भी फॉर्म होता है। ठीक है, और गुड़। ठीक है, जैगरी भी फॉर्म होता है, और आगे प्रोसेस होकर शुगर, मिश्री भी उससे निकलती है। तो ये सारे चीजें तो उसी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप पे बनते भी जा रहे हैं, प्रोसेस होते भी जा रहे हैं। ठीक है, ओके। बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा फिनिश गुड्स बने ही, बट जनरल लाइफ में अगर आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है तो ऐसे समझना। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग। अब आया असेंबलिंग। अब ये एनालिटिकल का उल्टा है, एनालिटिकल तोड़कर ये जोड़कर। ठीक है, एनालिटिकल तोड़कर और ये जोड़कर। ठीक है, असेंबलिंग में क्या होगा, ये ना अब
पहला वाला जो मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक ये भी अलग अलग चीजों को कंबाइन कर रहा था, अलग अलग प्रोपोर्शन में कर रहा था और फिर ये फॉर्म कर रहा था केमिकल के प्रोसेस से, केमिकल सब्सटेंसेस से, ठीक है। असेंबलिंग में एक्चुअली जो पार्ट्स होंगे ना, जो रॉ मटेरियल होंगे ना, एक्चुअली वो जहां जहां से लिए जाएंगे वो अपने में फिनिश गुड्स, यानी छोटे छोटे फिनिश गुड्स का यूज करके, जो इनके लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा, इन इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल है, बट जिन्होंने उसको बनाकर दिया है उनके लिए वो फिनिश गुड्स जैसे हैं। तो छोटे छोटे फिनिश गुड्स को जोड़कर एक बड़ा फिनिश गुड्स बनता है। बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं असेंबलिंग का, ऑटोमोबाइल्स। जो कार आप खरीद कर लाते हो ना बेटा, उसके हर पार्ट्स वही कंपनी नहीं बनाती एक्चुअली। मेजरली अगर मैं बोलूं तो पूरे के पूरे पार्ट्स ही अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके, वो वहां से वो बने बनाए लेकर आते हैं। ऑटोमोबाइल्स का बस काम क्या होता है, उसको सेटअप में लाना, सारा एक बेस्ट तरीके से डिजाइन करके उसको स्ट्रक्चर में ला देना, असेंबल करके जोड़ के, ठीक है। टायर किसी और कंपनी का, म्यूजिक सिस्टम किसी और कंपनी, इंजन किसी और कंपनी, तो अलग अलग चीजों को लाकर कंसोल करते हैं, एक जगह असेंबल करके आपके लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, ठीक है। तो वैसी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, ये अलग अलग रॉ मटेरियल लाएंगे। एक्चुअली ये रॉ मटेरियल क्या होंगे, किसी ना किसी के फिनिश गुड्स ही होंगे, और ये सारे को आपस में ये जोड़कर एक अपना फाइनल फिनिश गुड्स बना देंगे असेंबल करके। तो वो इस वजह से इनका नाम होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। होप सो इतना मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो ये रहा हमारा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सब डिविजन्स का डिटेलिंग, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारे टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको बड़े प्यार से सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, और ये नाम मुझे सही है, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। ये जनरली भी आप यूज करोगे या लेमैन भी यूज करोगे, सब चलेगा, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री यानी गुड्स का, अभी तक हम जितना देख रहे थे उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता था, विथआउट फिजिकल एग्जिस्टेंस जितने भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी चीजें क्या है, सर्विसेज, और उनको प्रोड्यूस कौन सी इंडस्ट्री कर रही है, टर्शरी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आई बिलोंग टू विच इंडस्ट्री नाउ, मैं हूं टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट, ठीक है। तो डॉक्टर, लॉयर, जितने भी आप सर्विसेज, एन नंबर ऑफ सर्विसेज लेते हो ना, वो सारे के पार्ट कहां जाएंगे, वो सारे जाएंगे टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री में। इतनी बात क्लियर। मैं यहां लिख दूं ऑल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, इसमें कुछ मत सोचना, अगर वो सर्विस है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, वो सर्विस दी जा रही है, सर्विस के फॉर्म में दी जा रही है, गुड्स के फॉर्म में नहीं, तो इट विल बिलोंग टू टर्शरी या कह लो सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो होप सो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर पाया प्रैक्टिकली। इंडस्ट्री का पार्ट मैंने पूरा पूरा तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसको भी मैं अभी अपने बुक से दिखाऊंगा, आप लिखोगे क्या, कितना और कैसे, ठीक है। और इधर कॉमर्स का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से आपको मैं स्विच करता हूं अपने नोट्स की तरफ, ठीक है। अब मेरे नोट्स आपको एक सेकंड में उनको ओपन करता हूं। ठीक, ये रहे मेरे नोट्स, ठीक, एक सेकंड में इनको भी, हाँ, तो पैरेलली हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। अब देखो यहां पर जल्दी से इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ देखो क्लासिफिकेशन लिखा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां बाइंग सेलिंग होता है गुड्स और सर्विस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और इसको बेसिकली दो में कैटेगराइज किया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं जिसका रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा मैंने ही वर्ड यूज कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हट जाएगा इससे ना आपका मैन्युफैक्चरिंग। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रिसोर्स होगा कोई और उसको यूजफुल बनाने के लिए, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एज अ रिसोर्स वो यूजफुल नहीं हो सकता है रॉ फॉर्म में, उसको यूजफुल फॉर्म में लाने का काम करता है इंडस्ट्री, ठीक है।
ओके, तो कोई भी चीज जो हमारे रिसोर्स को यूजफुल गुड्स बना दे वो कहलाएगा इंडस्ट्री, जिसको क्लासिफाई 3 में किया गया है। और कॉमर्स हर वो चीज जो रिमूव करता है क्या चीजें, hindrance of person, place, time, risk, finance, information in the process of exchange of goods and service। यानी आपको ये सारे टर्म्स में जब सिखा दूंगा बाकी कॉमर्स को ना, तो आप यही डेफिनेशन को इजी मान लोगे। जब तक नहीं है तब तक आप क्या करोगे, जो चीज से आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहां से, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक हो, दैट इज कॉमर्स। इतना बात क्लियर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये। अच्छा, अब आगे चले, अब आते इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। कॉमर्स को मैं अभी टच नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्लास में। इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाएगी, वो इंडस्ट्री को जो इन्वॉल्व कर रहा है आइदर एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक, और मैं यहां लिखा हूं रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इनडायरेक्टली मैं एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक इंडस्ट्री लिख रहा हूं, बात खत्म, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब अब मैंने समझाया है आपको, इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व है एक्सट्रैक्शन या ड्रॉइंग आउट यानी निकालने में प्रोडक्ट या मिनरल या नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है, जैसे नेचर से और कौन कौन, फार्मर्स निकाल रहे हैं नेचर से ही है, वो माइनिंग, लंबरिंग, अब ये लंबरिंग क्या है भाई, वो वुड वाले, ठीक है, पुष्पा मूवी देखा है ना, वैसा, बट वो तस्करी और वो सब चीज अनफेयर तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हंटिंग वगैरह, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। ये सब नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने दिए, हमने इस पे कोई एफर्ट नहीं लिया है, ये सब हमने काम किया। हाउएवर अब आ रहे हैं जेनेटिक। अब दोनों में एक डिफरेंस याद रखना, बहुत ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक कंफ्यूजन होती है। फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, इतने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आया हंटिंग और फिशिंग। बेटा हंटिंग वो जानवरों का होता है जिसको आपने पालकर नहीं बड़ा किया है, ठीक है। आप अपने वो मुर्गी को मारते हो तो हंटिंग नहीं कहते उसे। हंटिंग यानी जो नेचर ने दिया है, वो नेचर के गिफ्ट थे और आपने उसका यूज किया, ठीक है। फिश नेचर वाले जो आपने पाले हैं वो नहीं, वो नीचे आएगा, अभी मैं बताऊंगा, वो जेनेटिक का पार्ट बनेगा। फिशिंग ऑपरेशंस यानी जैसे समुद्र वगैरह में जाकर शिप से और बाकी अलग अलग पॉन्ड्स वगैरह में भी जो आप नहीं पाले हो, नेचर का दिया गिफ्ट है और आपने निकाला है, ठीक है, वो चीज। अब आता है जेनेटिक, कंफ्यूज मत होना, अभी जेनेटिक में समझो, जो जो इंडस्ट्री जो बेसिस है, जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंड होती किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। आइदर वो ब्रीडिंग ऑफ प्लांट करती है या ब्रीडिंग ऑफ एनिमल करती है। एग्जाम्पल के लिए नर्सरी, बेस्ट एग्जाम्पल नर्सरी। अब देखो ऊपर भी फार्मिंग है, यहां पर नर्सरी है, ठीक है। अच्छा, फार्मिंग वो, अब आप कहोगे कि वो तो ह्यूमन एफर्ट से होता है, बट दैट इज नेचर्स गिफ्ट, ठीक है। फार्मिंग इज नेचर गिफ्ट कहने का मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द, मतलब नेचर हमारा जो दे रहा है लैंड एंड ऑल, उसके रिसोर्स का यूज हम करते हैं, उसके मिनरल्स का यूज करते हैं, उसके फर्टिलिटी का हम यूज करके बना रहे हैं अपना, ठीक है। हाउएवर ये सीड्स नर्सरी ये सब है ना, जो ये हमें आर्टिफिशियल ज्यादा तरीका और ये सबसे हम प्रोड्यूस करते हैं। नर्सरी ओरिजिनली नर्सरी कहीं भी नहीं बनी रहती, वो आर्टिफिशियल एफर्ट से बनी रहती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कैटल की ब्रीडिंग, अभी यही मैंने बताया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री होना, ठीक है। पोल्ट्री का फार्म, फिश का हैचरी, यहाँ पर देखो फिशिंग करने का, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ओके। ये इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई देयर प्रोड्यूस टू सेकेंडरी। एक बात, हाँ, प्राइमरी ये सारी चीजें निकाल कर किनको देगा, सेकेंडरी। तो मैं अगर यहाँ पर फ्लो के हिसाब से चलूं, अगर मैं फ्लो यहाँ पर बनाऊं, फ्लो अगर बनाने की कोशिश करूं, तो प्राइमरी वाला किसको देगा, अपने रॉ मटेरियल। देखो प्राइमरी वाले के लिए फिनिश गुड्स रहेंगे, बट जब सेकेंडरी वाला ये लेगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल जैसा रहेगा, क्योंकि वो इसके ऊपर फर्दर अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने प्रोड्यूस को, अपने फाइनल प्रोडक्ट को जो उनके हैं वो सेकेंडरी को दे देंगे और कहेंगे कि भाई लो, अब आप इसके ऊपर अपना जो भी मैन्युफैक्चर करना है इससे करो, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जो आइदर या तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है या कंस्ट्रक्शन में, ये है डेफिनेशन इसकी। अब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो है जो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स में लगी है
और ये देखो एक बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है, इससे ना आप जब सीटीएससी का एग्जाम दोगे, आप जब सीयूईटी का एग्जाम दोगे, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो ये चीज का यूज किया जाएगा वहां। देखो क्या है, इट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ फॉर्म, या इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब ये कह रहा है कि अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे तो आप उनका यूज नहीं कर पाओगे, उनको यूजफुल फॉर्म में बदलने का काम कौन करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है। दस दे ब्रिज फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, फॉर्म को चेंज करके वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हो गया बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इनपुट इनटू आउटपुट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट 4 पार्ट्स में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल देखो वो इंडस्ट्री है जो ब्रेक डाउन में या एनालाइजिंग या सेपरेट करने में डिफरेंट एलिमेंट्स को लगी है एक सेम मटेरियल, एक सेम रॉ मटेरियल से, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर एक लिखा है क्या, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज ये काम कर रही हैं, ठीक है, ये है ऑयल रिफाइनरीज, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। सेम मटेरियल से ये डिफरेंट एलिमेंट्स बना रही है। सिंथेटिक क्या है, वो इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व कर रही है, कंबाइन कर रही है अलग अलग इंग्रेडिएंट या केमिकल कंपोनेंट, ताकि वो फिनिश गुड्स बना सके, जैसे सीमेंट का, जैसे कोई केमिकल या फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या है, ये पास करती है रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी अलग अलग प्रोसेसेस से। शुगर हो गया, पेपर हो गया, या अभी मैंने आपको बताया क्लोथिंग वगैरह के लिए जो टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है असेंबलिंग, ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व है असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। कंपोनेंट पार्ट यानी बेसिकली ये किसी ने ऑलरेडी बना के रखे हैं एज अ कंपोनेंट, हम उनको हमारे लिए एक एक पार्ट लाएंगे, जोड़ेंगे और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जांपल जैसे टीवी वाले, कार, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ये सब ऐसे ही बनते हैं। फिर आया कंस्ट्रक्शन, वो इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, टनल, ये सारे में, ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रक्शन में आए। टर्शरी वो है जो सपोर्ट सर्विस दे रही है प्राइमरी और सेकेंडरी को, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को कुछ सर्विसेज की जरूरत होगा, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं तो टर्शरी हेल्प करती है टू बोथ, ठीक है। टर्शरी दोनों को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, आप खुद सोच कर देखो, रॉ मटेरियल या कोई सामान एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है तो उसको अपने फैक्ट्री में से, मतलब प्रोड्यूसिंग एरिया से प्रोसेसिंग एरिया तक ले जाने, या प्राइमरी से सेकेंडरी इंडस्ट्री में शिफ्ट करने, तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी कई जगह पर, तो ये सारे जो सर्विसेज होंगे, ये सर्विसेज देगा कौन, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ये देगा कौन, ये सब जो देने वाले हैं वो है हमारे सर्विस सेक्टर, ठीक है, हमारी सर्विस इंडस्ट्री। तो ये वही चीज बोला है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में, इतना मैंने लिख दिया है, ठीक। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे आपका सेशन कॉमर्स के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर।